गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चारण क्लासेस नैनी। मैं अंजनी तिवारी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल चारण क्लासेस नैनी में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने अल्कोहल और फिनाल को अच्छे से कवरअप कर लिया है, इसके बारे में सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवरअप किया है। अब कुछ चीज़ों को आपको पढ़ना है, किसके बारे में? ईथर के बारे में। तो ईथर क्या है, ईथर को आप कैसे बनाते हो, ईथर का नेमिंग कैसे आप करते हो, इसके बारे में आपको क्या करना है, ध्यान देना है और समझते हुए चलना है कि भाई आपको करना क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं ईथर। तो ईथर का जो बेटा मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंट होता है वो क्या होता है? ROR डैश। क्या होता है? ROR डैश। और क्या हो सकता है बेटा? AROR डैश। और क्या हो सकता है? AROAR डैश। अब यानी आर कहने का मतलब क्या है कि अगर आर रिप्रेजेंट है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एल्किल ग्रुप को। और एल्किल ग्रुप में क्या हो सकता है? मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल जो भी हो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एल्किल ग्रुप को। AR किसको रिप्रेजेंट करेगा? एरिल ग्रुप को। यानी ये किस में जुड़ा हो? एरिल ग्रुप में जुड़ा हो, तो एल्किल और एरिल। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है? अच्छे से क्लियर अप करना है और इसे अच्छे से समझते हुए चलना है। तो चलिए अब इसमें बस आपको क्या ध्यान देना है कि सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से क्लियर करते हुए चलना है कि यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि R यानी एल्किल ग्रुप और अनदर एल्किल ग्रुप अटैच्ड विथ ऑक्सीजन विथ ईच अदर। अब भाई यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन क्या होता है? डाइवैलेंट होता है, यानी ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे ये इधर एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इधर एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ये बॉन्डिंग से भी रिप्रेजेंट हो रहा है। और यहाँ पे किससे जुड़ा है? पहले अगर कंडीशन में देखें तो एल्किल और एल्किल जुड़ा है, दूसरे में एरिल और एल्किल जुड़ा है, तीसरे में एरिल और एरिल जुड़ा है। तो अब जैसे ही आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि अगर हम इसकी कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना होगा? इसके नेमिंग की। किसकी बात ध्यान देना होगा? नेमिंग। अगर एल्किल ग्रुप वाले हैं तो इन्हें क्या नेमिंग करते हैं? एल्क। एल्क में क्या जोड़ते हैं? ऑक्सी। अब बेटा ये क्या है आपका? अच्छा रुक जाइए, इसे थोड़ा सा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन एंड IPAC। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओ तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आपको फ़ायदा लेना है तो भाई आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो चलो, कॉमन नेम और दूसरा क्या होगा? IPAC नेम। कॉमन नेम को आप कैसे कहोगे? कॉमन नेम को आप क्या कहोगे? एल्किल, एल्किल ईथर। क्या कहोगे आप? एल्किल, एल्किल ईथर। और IPAC नेम को आप क्या कहोगे? एल्क में ऑक्सी, सेकेंड वन में एल्क और क्या जोड़ देंगे? एन। ठीक है, अब इसको कैसे आप करोगे? जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिखा? CH3O CH3। अब इधर भी एक एल्किल ग्रुप, इधर भी एक एल्किल ग्रुप। अब CH3 को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मेथिल। क्या कहते हैं? मेथिल। तो अब अगर हम इसका कॉमन नेम करें, क्या करें? कॉमन नेम। तो कॉमन नेम करेंगे तो बेटा यहाँ पे आपको कॉमन नेम में क्या ध्यान देना है कि जैसे ही आप इसका कॉमन नेम करेंगे तो मैंने क्या बताया? एल्किल, एल्किल ईथर। यानी इसे आप लिखेंगे, CH3 है तो मेथिल, दूसरा भी आपका क्या है? CH3, तो क्या लिखेंगे? मेथिल, और साथ में आप क्या लगा देंगे? ईथर। अब ये बताइए मेथिल ग्रुप कितने हैं? 2 हैं भाई, ये भी मेथिल, ये भी मेथिल, तो इसे और क्या लिख सकते हैं? डाई मेथिल ईथर। क्या लिख सकते हैं? डाई मेथिल ईथर। और जब आप इसका IPAC नेम करेंगे, ध्यान ये दीजिएगा, कौन सा नेम? IPAC नेम। तो IPAC नेम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ग्रुप, पहला ग्रुप क्या है? मेथ है, मेथ में ऑक्सीजन जोड़ दिया तो क्या बन गया? मेथॉक्सी। और दूसरा क्या है भाई? मेथ में क्या आपने जोड़ दिया? ऑक्सी, मेथॉक्सी। दूसरा भी मेथ है, मेथ में हमने क्या जोड़ दिया? एन, तो क्या बन गया? मीथेन। यानी आपको ये ध्यान देना है कि इसमें आपको हर एक कंडीशन को, नेमिंग में आपको हर एक कंडीशन को, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवरअप करना है। इसमें आपको सिंप्लीफाई एक कॉन्सेप्ट यूज करना है कि भाई कॉमन नेम में क्या होगा और IPAC नेम में क्या होगा।
ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई नेमिंग आप कैसे कर रहे हो। अब आप कोई भी अगर कंडीशन आ जाए, आप उसमें क्या कीजिएगा कि आप नेमिंग कीजिएगा और उस नेमिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है कि भाई यहाँ पे क्या होगा। अब अगर जैसे मान लीजिए मैंने आर और आर के साथ बताया, ऐसे ही अगर ए आर ओ आर के साथ होता तब आप क्या करते, तो आपको भाई ये एल्क है ना, तो आईपीएसी में एल्क प्लस ऑक्सी और एरिल में क्या आप करते हो, फेनिल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब फेनिल है तो फेनिल को बेंजीन कहते हैं। अब बेंजीन कहते हैं तो आप क्लियर कट में बेंजीन आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्या करना है, याद रखना है। अब जैसे मान लेते हैं ये बेंजीन रिंग है, इस पे क्या जुड़ा है, यहाँ पे O जुड़ा है और क्या जुड़ा है, CH3। तो इसकी नेमिंग आप क्या करोगे, अब देखो इसकी नेमिंग आप क्या करोगे, CH3 के साथ O जुड़ा तो मेथ के साथ O जुड़ा तो आप क्या लिखोगे, मेथॉक्सी, और किस पे जुड़ा, बेंजीन पे, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन। यानी आपको नेमिंग पैटर्न में आपको ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होगी, आपको बस सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। ये बात क्लियर हो गया। अब कहने का मतलब क्या है कि बेटा आपको कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए कि आप इसे कैसे कर रहे हो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं और बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिएगा कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसकी नेमिंग क्या होगी। अब यहाँ पे आपको नेमिंग समझना है। तो अब भाई देखो, अगर हम कॉमन नेम करें तो कॉमन नेम में आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, अभी तक बताते हुए मैं चला भी आता जा रहा हूँ। मैंने हेलो एल्केन हेलो एरीन में बताया, मैंने एल्कोहल फिनॉल में भी बताया। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट आपको ही समझना है कि अगर इसे ऐसे छोड़ दे तो इसके पास कितने चेन, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, टी शेप, और टी शेप में क्या होता है, आइसो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि भाई आइसो कंडीशन बनाएगा। अब अगर आइसो कंडीशन बना रहा है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिखोगे मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। क्या लिखोगे, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। लेकिन जब आप आईपीएसी नेम करोगे तो बस आपको सिंपल करना है, मेथिल में मेथ में ऑक्सी जोड़ना है तो क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी, और इधर से क्या हो जाएगा, किस पे जुड़ा है, 2 पे 2 प्रोपेन, यानी 2 पे क्या जुड़ा है, मेथॉक्सी, और क्या बना रहा है, प्रोपेन। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या कर लेना है, याद रखना है, और इस कॉन्सेप्ट से ही आपको क्या करना है, समझते हुए चलना है। चलिए अब इसके बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमने नेमिंग बता दिया, हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया। अब हमारा यहाँ पे सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या होता है, आइसोमेरिज्म। क्या होता है, आइसोमेरिज्म। आप आइसोमेरिज्म का मतलब क्या समझते हो, आइसोमेरिज्म का मतलब ही होता है ना, क्या होता है, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री। तो यानी यहाँ पे आइसोमेरिज्म की बात होगी। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म में क्या हो सकता है बेटा, यहाँ भी जनरली आप आइसोमेरिज्म चेन की बात कर सकते हो, पोजीशन की बात कर सकते हो, साथ ही साथ आप किसकी बात कर सकते हो, आप यहाँ फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात कर सकते हो, और किसकी बात आप कर सकते हो, मेटामेरिज्म की। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे किसकी बात करें, चेन आइसोमेरिज्म। अब नाम से ही है, मैंने इसको कई बार चेन आइसोमेरिज्म आपको समझाया है, जिसमें मैंने आपको क्या समझाया है कि चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि भाई सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका चेंज ना हो बट डिफरेंट चेन। लेकिन डिफर क्या होना चाहिए, चेन होना चाहिए, यानी जो चेन है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो अब कैसे करोगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, CH3O CH2 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 CH3 ये है। अब जैसे ये है तो अगर हम इसका चेन आइसोमेरिज्म बनाएंगे तो एक साइड ही अब आप सिर्फ चेंज करते चलो, यहाँ CH3 CH2 CH3, इस पे ना करके चलिए इस पे कर देते हैं ताकि आपको ये पोजीशन में क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे फिर अगेन आप जैसे ही करते हो
C, अपर हाफ में CH3, ये अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेन आइसोमेरिज्म। अब साथ ही साथ अब ये क्या और भी बता रहा है? पोजीशन भी। अब आप ध्यान दो, पहले ये किस पे जुड़ा था? 1 2 3, अब क्या किस पे जुड़ गया? 1 एंड 2। पहले सबसे पहले 1 2 3 4, यानी चेन एंड पोजीशन यहाँ पे सिमिलर कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड आपको क्या ध्यान देना है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या ध्यान देना है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होगा आपको यहाँ पे क्लियर रखना है, यानी फंक्शनल ग्रुप डिफर हो। तो अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म में बस आपको क्या ध्यान देना है? मैंने क्या लिया? ROR लिया। चलो मैंने क्या लिख लिया? चलो ऐसे मैं लिखता हूँ CH3O CH3। अब नंबर ऑफ कार्बन यहाँ से आप काउंट करो तो 2 आएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करते हो तो 6 आता है, और क्या आता है? O। अगर इस समय हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है? इस समय ईथर है। लेकिन अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं CH3 CH2OH तो ये क्या बना लेगा? एल्कोहल बना लेगा। क्या बना लेगा? एल्कोहल। अब नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 and 1 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 and 2 5 and 1 6 1O। यानी जब भी हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप डिफर होने चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बेटा यहाँ पे नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात करते हैं मेटामेरिज्म की। किसकी बात करते हैं? मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म में क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी SMF तो आपका रहेगा ही रहेगा, बट डिफरेंट एल्किल ग्रुप। डिफरेंट एल्किल ग्रुप यानी डिफर आपका क्या होगा? एल्किल ग्रुप होगा। तो इसे कैसे समझेंगे? अब मैंने क्या लिख लिया? CH3O C4H9। इधर ब्यूटिल है, इधर मेथिल है, लेकिन जैसे ही आप इसे ऐसे करते हो C2H5O C3H7, तो अब क्या हो गया? इधर भाई नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी काउंट करो, 1 and 4 and 1 5 हाइड्रोजन, 9 and 3 12 1 ऑक्सीजन। यहाँ से काउंट करो 2 and 3 5 हाइड्रोजन, 7 and 5 12 1O। यानी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक साइड 1 कार्बन का एल्किल ग्रुप था, अनदर साइड क्या था? 4 कार्बन का एल्किल ग्रुप। दूसरे में अगर हम बात करें तो वन साइड क्या हो जा रहा है? 2 कार्बन का, अनदर साइड क्या हो जा रहा है? 3 कार्बन का। तो यहाँ से आपको ये मेटामेरिज्म का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। क्या होना है? मेटामेरिज्म में क्या डिफर होगा? एल्किल ग्रुप। क्या डिफर होगा? एल्किल ग्रुप। अगर एक साइड के एल्किल ग्रुप यानी इनके चेन को हम चेंज कर सके, यानी इनके चेन में हम कार्बन के नंबर को चेंज कर पा रहे हैं, तो यही किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेटामेरिज्म को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेटामेरिज्म को। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि अभी तक का आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जा रहा होगा। अब बेटा इस कॉन्सेप्ट के बाद हमें क्या समझना होता है? प्रिपरेशन ऑफ ईथर, कि आप ईथर बनाओगे कैसे। तो ईथर बनाने के तरीके को आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं कंफ्यूज होना है, आपको सिंपल से एक एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट में आना है। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर की अगर हम बात करें, किसकी हम बात कर रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ ईथर, यानी आप ईथर बनाओगे कैसे। अगर इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे बस आपको क्या ध्यान देना है कि आप किससे बना रहे हो? बाय एल्कोहल। किससे बना रहे हो? एल्कोहल से। यानी अगर आप एल्कोहल से बना रहे हो तो कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है कि भाई व्हेन एल्कोहल इज हीटेड, तो हम किसको हीट कर रहे हैं? एल्कोहल को। एल्कोहल इज हीटेड एट 413 Kelvin temperature, then it is converted into ईथर। ये किस में बदल जाता है? ईथर में बदल जाता है। अब भाई हमने क्या लिया? एल्कोहल ले लिया। चलो भाई CH3 CH2OH, लेकिन और किसके प्रेजेंस में करना है? H2SO4। टेम्परेचर क्या है? 413। तो
अब इस समय हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। क्या लेना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल। और जैसे ही आप 2 मॉलिक्यूल लोगे तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2, थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे OH, यहाँ पे CH2 CH3, अभी मैं इसके बीच में बॉन्ड नहीं OH। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये प्लस और ये माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस और ये प्लस। अब क्या होगा कि ये जो प्लस है ये किसके साथ अटैच होगा, माइनस के साथ, और ये माइनस किसके साथ, प्लस के साथ। तो क्या कर लेगा कि OH के साथ जोड़ के क्या बना लेगा, H2O। अब CH3 CH2 ये किससे जुड़ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, OCH2 CH3। तो अब यहाँ पे ये जुड़ रहा है, ये माइनस और ये प्लस आपस में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब इस समय ये क्या बन जाएगा, ईथर। यानी अगर आप एसिड के प्रेजेंस में 413 केल्विन टेम्परेचर पे आप हीट करते हो एल्कोहल को, तो ये 2 मॉलिक्यूल आपस में अटैच करके क्या बना लेंगे, ईथर। लेकिन अगर ऐसा ना हो बेटा, ध्यान ये देना है, अगर यही हम कह दें कि भाई हम एल्कोहल को हीट ही कर रहे हैं लेकिन 443 केल्विन टेम्परेचर पे और सिमिलर कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तब ये क्या बनाएगा। तब आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब ऐसा हो, हाई टेम्परेचर की बात हो रही हो, तो ये क्या होगा, तब ये ईथर ना बन के ये एल्कीन बनेगा। कैसे बनेगा, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको लेना है। और मैं यहाँ पे CH2H लिख दे रहा हूँ भाई, CH3 है CH2H, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करूँगा, ये प्लस और ये माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक करूँगा माइनस और ये प्लस, प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से, OH के साथ जोड़ के क्या बना लेगा, H2O। अब इस माइनस और प्लस के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड पहले था, दूसरा डबल बॉन्ड आ गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कीन में। यानी कहने का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि जब आप एल्कोहल से इसे बनाने का प्रयास कर रहे हो, तो एल्कोहल से बनाते समय आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे कि पहले में अगर हम लो टेम्परेचर रख रहे हैं तो क्या बनाएगा, और हाई टेम्परेचर रख रहे हैं तो क्या बनाएगा। अगर आप लो टेम्परेचर रखते हो तो क्या बनाता है, ये ईथर बनाता है, और हाई टेम्परेचर आप रखते हो तो क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। दूसरी अगर प्रोसेस की बात करें, क्योंकि बेटा आपके बुक्स में ध्यान ये देना, आपके बुक्स में प्रिपरेशन के 2 ही मेथड दिए हुए हैं, तो आप 2 ही मेथड को अच्छे से क्लियर करते चलो। अब मैंने पहला मेथड आपको बता ही दिया, दूसरा आपका क्या होता है, विलियमसन सिंथेसिस। क्या होता है, विलियमसन सिंथेसिस। यानी इस बारे में सबसे पहले किसने बात किया था, किसने सबसे पहले सिंथेसिस किया था, विलियमसन ने, तो इसीलिए इनके नाम पे है विलियमसन सिंथेसिस। अब विलियमसन सिंथेसिस में क्या है कि भाई आपको दिमाग में बैठा लेना है, क्या बैठा लेना है, जब आप सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन हेलो एल्केन से करते हो, किससे करते हो, हेलो एल्केन से, यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि हेलो एल्केन प्लस सोडियम एल्कोक्साइड। और जैसे ही आप ये इसके साथ करोगे तो ये क्या बना लेगा, ईथर बनाएगा, साथ ही साथ ये क्या बनाने लगेगा, सॉल्ट, यानी ईथर प्लस सॉल्ट। अब इसके लिए आपको क्या करना है, हेलो एल्केन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, RX से, सोडियम एल्कोक्साइड को RONA से। अब यहाँ से हो क्या रहा है, जब आप इसे ब्रेक करोगे बेटा तो किसमें टूटेगा, R प्लस X माइनस। जब आप इसे ब्रेक करोगे RO माइनस यानी प्लस। अब यहाँ पे प्लस और माइनस में डिसोसिएशन हो गया, प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से, माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से। तो यानी किससे जुड़ रहा है, X से, तो यानी X बना लेगा, और R किससे जुड़ रहा है, OR से, तो ये क्या बना लेगा, ROR। अब यहाँ पे मैंने एक बात आपको बताई है कि जो सेकेंड R है, या इसे मैं R डैश कह दे रहा हूँ, ये जो R डैश है ये क्या होगा, सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर, यानी सेम भी हो सकता है, डिफर भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस से आपको क्या निकाल लेना है, आपको क्या बना लेना है, ईथर बना लेना है। क्या बना लेना है, ईथर। साथ ही साथ आपको क्या बना लेना है, सॉल्ट बना लेना है। क्या बना लेना है, सॉल्ट। अब बेटा यहाँ पे जैसे ही आप विलियमसन सिंथेसिस करते हो तो ईथर
के प्रिपरेशन मेथड के बारे में आप कंप्लीट कर लेते हो, यानी आपको यहाँ पे ईथर का जो प्रिपरेशन मेथड है ना वो क्लियर हो जाता है। अब बेटा आपसे अब यहाँ पे दो बातें और आपको करनी होती है, एक क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप क्या बताते हो कि किसी भी ईथर का नेचर क्या है। तो आप याद रख लेना कि जब भी आप ईथर की बात कर रहे हो तो यहाँ पे जो CO बॉन्ड होता है ये क्या करता है, ये नॉन पोलर होता है। ये नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर होने की वजह से इनमें क्या होगा कि जो नॉन पोलैरिटी होगी इसकी वजह से ये बहुत ही क्या होंगे, वीक होंगे। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो भी क्या होगा, हाई होगा। अब जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाओगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये नेचर में किस फॉर्म में पाए जाते हैं, किस स्टेट में पाए जाते हैं। अगर लोअर कार्बन वाले हैं तो किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में। हायर कार्बन वाले हैं तो सॉलिड फॉर्म में। इनकी डेंसिटी क्या होगी, ग्रेटर दैन वाटर होगी। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना ये किस पे बेसिक्स हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी पे। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन बचा है वो क्या बचा है, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। तो चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर के बारे में बात करेंगे। तब तक यही उम्मीद है कि आप सबको आज का भी वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सबसे यही उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।